टीचर्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम मैथ की जो प्रैक्टिस सेट आज से शुरू कर रहे हैं, इसको हम टॉपिक वाइज लेंगे। जैसे आज मैंने केवल वेन हीलेस पर आपको जो इसके फैक्ट हैं उसे बताऊंगा। उसके कुछ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पहले क्वेश्चन आए हुए उनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमारा यानी कि हम थ्योरी भी करेंगे प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेंगे। इससे आपका जो क्वेश्चन है एक इससे हमेशा आते हैं वो आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही हम एक जो रेगुलर मैथ का जो टॉपिक होता है, जो आपको 12 से 15 टॉपिक दिए हुए उनको पढ़ना पड़ता है, डेली हम एक टॉपिक को पूरा करेंगे। इसके पहले कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें जिन लोगों का जो मैथ कमज़ोर है उनके लिए 29 ऐसे मैंने फार्मूले बताए थे। फार्मूले क्या बोल लीजिए, वो रामबाण है। अगर आप वो कर लेते हैं, उसके साथ क्वेश्चनों की बस प्रैक्टिस करनी जो मैं कराऊंगा। जैसे आज है, आज मैंने क्या वेन हीले पर टॉपिक्स लिए हैं, तो वैसे ही मैं किसी दिन पूरा मैथ के एक टॉपिक ले लूँगा। तो आपको करते करते मैं 500 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूँगा, जिससे आपको मैथ में डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें और वीडियो को ज़रूर प्यार दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, वेन हीले क्या, ये नीदरलैंड के एक गणितज्ञ थे। जो वेन हीले थे, ये एक नीदरलैंड के गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्यामितीय चिंतन के स्तरों के बारे में बताया है। जो इनका सिद्धांत है, यह बच्चों की ज्यामितीय मतलब बच्चे जो ज्योमेट्री कैसे सीखते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है। ज्योमेट्री सीखने के इन्होंने कुल 5 स्तर बताए हैं। कुल इन्होंने 5 स्तर बताए हैं। इन जो ये स्तर है, देखिए, इनको 2 तरीक़ों से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको लेवल पूछे तो लेवल आपको 0 से शुरू होकर आपका 4 तक जाता है। और डायरेक्ट अगर स्तर पूछे तो आप 5 बताएंगे। अगर लेवल पूछे तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि 0 से 4 जा रहा है। स्तर आपके 5 होते हैं, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं कौन से 5 स्तर बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको कैसे चलना है। L1, L0, L1, L2, L3, L4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पे आता है चाक्षुषीकरण। क्या आता है? चाक्षुषीकरण, यानी लेवल जो 0 है इसमें आता है चाक्षुषीकरण। इसमें जो होता है इसमें बच्चा सिर्फ जो ये आकृतियाँ होती हैं इनको इमेज बनाना शुरू कर देता है। यानी इसमें उन्हें देखकर उनका इमेज बना लेता है। इसमें बच्चा आकृति की दिखावट के अनुसार उसे पहचानना यानी कि क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है। क्या करना सीख जाता है? क्लासिफिकेशन। याद रखेंगे शब्द क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है। जैसे कि मान लीजिए समोसा देख रहे हैं। समोसा कुछ इस प्रकार से आपका समोसा बनता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे समोसा बनता है। तो एक बच्चा समोसा को देखता है और वो बोलता है, उसे बताता है कि यह क्या त्रिभुज जैसा है। तो उसने क्या किया, उसने समोसे को देखा और उसका क्या कर दिया, एक इमेज बना लिया। अपने माइंड में क्या किया, उसका इमेज बना लेता है। तो यानी कि अगर क्वेश्चन में पूछे समोसा को देखकर उसने एक इमेज बना लिया ट्रायंगल का, तो वह किस लेवल पे है, तो आप बोलेंगे लेवल 0, यानी चाक्षुषीकरण पे है अभी, ठीक है। जैसे रोटी को देखकर बच्चा बोला कि रोटी को देखकर बोलता है, यह इसको क्या बताता है, गोल बताता है। क्या बताता है? रोटी को देखकर उसे गोल बताता है। यानी उसने रोटी देखा और एक गोल सी संरचना आकृति बना दी। तो क्या कर रहा है बच्चा, किसी चीज़ को देखकर उसको पहचान कर उसका क्लासिफिकेशन कर पाता है। यह किस में होता है? चाक्षुषीकरण में। चलिए अब आगे चलते हैं, लेवल 1 पर चलते हैं। लेवल 1 यानी कि विश्लेषण, इसको अंग्रेजी में एनालिसिस बोलते हैं। इस स्तर में बच्चा जो क्या होता है, जो इसके पहले वाले आकृतियों को का केवल इमेज बनाता था। क्या करता था, देखकर उससे क्या कर लेता था, उसको इमेज बना लेता था। लेकिन इसमें आकृतियों के गुणों के आधार पर, इसमें इनके जो गुण होते हैं उनके आधार पर उस वस्तु का निर्धारण, तुलना करने लगता है। क्या निर्धारण है? तुलना है, तथा वर्गीकरण करने लगता है। आप बोल सकते हैं निर्धारण करना, तुलना करना, वर्गीकरण करने लगता है। यानी कि उसमें जहाँ केवल आकृतियों को ड्रॉ करके क्लासिफिकेशन कर पाता था, लेकिन अब उनके गुणों के आधार पर, जैसे कि ले लीजिए आप वर्ग, आप ले लीजिए वर्ग और एक आयत।
क्या करता है, इनके गुणों के आधार पर इनमें अंतर शुरू करने लगता है कि कौन सा वर्ग है, कौन सा आयत है। तो यह अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको विश्लेषण में जाना है। किस में जाना है? विश्लेषण में जाना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें तुलना के साथ वर्गीकरण करने लगता है, ठीक है। उसमें केवल वर्गीकरण था, इसमें तुलना के साथ वर्गीकरण करने लगता है। अब चलिए लेवल नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी लेवल 2 पर अनौपचारिक निगमन पर चलते हैं। अनौपचारिक निगमन जो इस स्तर में आप ये देख पा रहे हैं कि कुछ आकृति है, तो क्या कर रहा है बच्चा, इस स्तर में जो आकृतियाँ होती हैं, जो बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं, उनमें क्या करता है, संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब तक उसने संबंध नहीं बनाया था। उसके ऊपर वाले में लेवल 1 में इसने क्या किया था, अंतर किया था। उसके ऊपर वाले में उसने केवल उसका इमेज बनाया था, लेकिन इस वाले स्तर में वह संबंध करने लगता है। उसमें बताने लगता है कि कौन सा जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, और आयत की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, कौन किसके बराबर है, यानी कौन किसके समान है। इसमें क्या करने लगता है, उनको गुणों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर उनके बीच में संबंध बनाने लगता है, या कह लीजिए कि जो निचोड़ निकाल लेता है, यानी कि हर चीज़ का निचोड़ निकाल कर उसको समझने लगता है सिमिलरिटी के आधार पर। जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा, मैंने यहाँ पर देखिए एक छोटा सा, इसको हटा लेते हैं, एक छोटी सी आकृति यहाँ पे है, एक बड़ी सी आकृति है। तो क्या किया इसने, सिमिलरिटी के आधार पर इसको एक भाग कर दिया। इन दोनों को सिमिलरिटी के आधार पर क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर दिया। तो सिमिलरिटी के बेस पर करेगा तो अनौपचारिक निगमन, यानी कि इसे इनफॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं। ध्यान रहे कि बच्चा आकृतियों के बीच संबंध शुरू कर देता है। अब तक क्या किया था, अंतर किया था, और उसके पहले उसने पहचान, क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। ये था आपका अनौपचारिक निगमन। उसके बाद हम चलते हैं औपचारिक निगमन में। किस में चलते हैं नेक्स्ट, औपचारिक निगमन लेवल 3, यानी फॉर्मल डिडक्शन। इसमें इस स्तर में जो बच्चा होता है, अब तक जितने भी, यानी कि जो अनौपचारिक निगमन था, उसके निचोड़ ग्रहण करने के बाद क्या इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि किस प्रकार से जो निगमित किया जा सकता है। अर्थात बच्चा जो होता है आकृतियों के बारे में उनके फार्मूले को बताने लगता है। जैसे इसमें क्या किया था, सिमिलरिटी के आधार पर इसको बताने लगा था। तो अब ये तो है, उसको ज्ञान हो चुका है कि उसकी सिमिलरिटी क्या है। अब तक केवल उसने उसको समझा था कि कौन सा किसकी लंबाई बराबर है, किसकी चौड़ाई बराबर है। इसने अब तक उसके इससे सिमिलर किया था उससे, लेकिन अब उस सिमिलरिटी से अब वह क्या किया था, फार्मूला ढूंढने का प्रयास करना शुरू कर देता है। जैसे कि देखिए स्क्वायर प्रॉपर्टी समझने लगता है, क्या करने लगता है, प्रॉपर्टी को समझने लगता है। इसमें क्या करता है बच्चा, प्रूफ को ढूंढने लगता है। क्या करता है, प्रूफ के साथ वह उसके प्रॉपर्टी को समझने लगता है, फार्मूले को बनाने लगता है। किस स्तर में फार्मूले बनाने लगता है, औपचारिक निगमन में, यानी फॉर्मल डिडक्शन में। अब लास्ट आपका लेवल है वह है दृढ़ता। क्या है, लेवल 3 किस में आता है, दृढ़ता, यानी रिगर में आता है। दृढ़ता को इंग्लिश में बोलते हैं रिगर। इस स्तर में जो बच्चा होता है ज्यामिति चिंतन के अनुसार खुद से चीज़ें बनाने लगता है, यानी कि उसने कोई एक आकृति ली, उससे लेकर अनेक चीज़ें बनाने लगेगा, इसी आकृति से रिलेटेड अनेक चीज़ें बनाने लगेगा। उस जैसे कि चतुर्भुज ले लिए, चतुर्भुज में बहुत सारे चतुर्भुज के, जैसे कि मान लीजिए कि ये चतुर्भुज ले लेते हैं, इसमें वो कई प्रकार से चतुर्भुज बनाने लगता है। उसमें अंतर भी समझेगा, उसके जो उसकी थ्योरी है उसको भी जानने लगता है। तो ये किस में आता है, दृढ़ता में आता है। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है विश्लेषण, चाक्षुषीकरण, औपचारिक, अनौपचारिक पे, ठीक है। तो आपने अब तक वेन हीले को समझ लिया है। वेन हीले को समझने के बाद अब हम चलते हैं उन पर आधारित प्रश्नों को कर लेते हैं। तो ध्यान से आपको इन प्रश्नों को करना है। चलिए पहला, एक 7 वर्ष का लड़का सभी 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्गों के रूप में पहचानता है। देखिए 4 भुजाओं वाली की एक आकृति है को वर्ग के रूप में पहचानता है। वेन हीले के अनुसार वह ज्यामितीय चिंतन की किस अवस्था में, मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब बताना है कि स्तर 4 में है, स्तर 3 में है, स्तर 2 में है, स्तर 0 में है। तो देखिए क्या कर रहा है, अभी पहचान कर रहा है ना, वर्ग के रूप में पहचान कर रहा है। इसमें और भी कुछ बताया नहीं गया है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका हम चाक्षुषीकरण, यानी कि स्तर 0 पे है, वो विजुअलाइजेशन स्तर पे अभी क्या कर रहा है, उसके रूप को पहचान रहा है। जैसे किसी चीज़ को देखकर पहचानेगा तभी तो उसकी आकृति ड्रा करने लगता है। तो ये किस में आ जाएगा, प्रत्यक्षीकरण, इसी को चाक्षुषीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक छात्र कहता है
किस समोसे, देखिए यहाँ यही एग्जाम्पल वहाँ पर था कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, तो वह ज्यामितीय विवेचन में वेन हीले के अनुसार वह किस स्तर में है। अब आपको बताना है कि दृश्यीकरण में है, कि विश्लेषण में है, कि संबंध स्थापित करने में है, कि स्वयं सिद्धि में। एक 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 चौथा ऑप्शन जो है एक्सियोम यानी स्वयं सिद्धि, यानी कि एक्सियोम क्या होता है, इसको अभिगृहित भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है जो चीज़ जैसे होती है उसको उसी अनुसार मान लेना यानी ग्रहण कर लेना। जैसे 2+2 4 होता है तो उसमें हम किसी से आर्गुमेंट नहीं करेंगे, उसको हम मान लेते हैं। तो जो ऐसी चीज़ें होती है वो स्वयं सिद्ध होती हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था, दृश्यीकरण को ही बताया था वहाँ पर, वहीं पर मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई समोसे को आकार, जैसे समोसा देखा, बोला कि ये त्रिभुज जैसा है, तो यह क्या करें, देख किसी चीज़ का देखकर उसको ड्राइंग बना लिया, उसको ड्रा कर लिया, ठीक है। उसमें अंतर नहीं कर रहा, अभी अंतर नहीं करेगा, जब अंतर करेगा तब हम आगे जाएंगे। वेन हीले के नेक्स्ट, वेन हीले का स्तर निम्न में से किसके विकास के चरणों को दर्शाता है। जो वेन हीले का जो स्तर का जो नियम है किसको दर्शाता है, क्या स्थानीय मान को, ज्यामितीय विचार को, भिन्न को, संख्या को। न तो संख्या की बात हुई, न भिन्न की, न स्थानीय मान, किसकी बात हुई, ज्यामितीय स्तर के विचारों की बात हुई है, ठीक है। ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री को कैसे बच्चे सीखते हैं उसके बारे में किसने बात की है, वेन हीले ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। छात्रों को लंबवत विपरीत कोणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहा। वे विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, कोणों को मापते हैं और देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। देखिए अब क्या, कोई भी एक आकृति ले लेते हैं, ऊर्ध्वाधर की बात बोला है ना, ऊर्ध्वाधर किसी चीज़ को देखकर उसके शीर्षाभिमुख कोण को बराबर बोलता है, क्या करता है, बराबर बोलता है। तो अब बताइए, जब क्या करता है किसी चीज़ को, जब वह ड्रॉ करके उसमें क्या करने लगता है, संबंध बता रहा है कि ये जो कोण है, 2 कोण है, ये जो संबंध बता रहा है इन दोनों के बीच में, तो यह जब संबंध बनाना किसी आकृतियों के बीच में शुरू कर देता है तो यह किस में होता है, यह अनौपचारिक निगमन में होता है। किस में होता है, संबंध करने लगता है वो अनौपचारिक निगमन में। तो इसका आंसर क्या हो जाए, आंसर नंबर 3। रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है, वह वेन हीले के मानक चिंतन के किस चरण पर है। तो देखिए रोहित जो होता है वर्ग को समचतुर्भुज और आयत दोनों समझने लगता है। तो अब बताना है क्या वो पहचान में है, विश्लेषण में है, संबंध में है, कि निगमन में है। देखिए निगमन में था कि उसको क्या करता था, संबंध बताने लगता था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि वर्ग को समचतुर्भुज और वर्ग को आयत दोनों बता रहा है। यानी कि अभी उसमें क्या कर रहा है, वह उनको आपस में संबंध बता रहा है। क्या कर रहा है, आपस में उनका संबंध बता रहा है। यानी कि इस हिसाब से वह स्तर 2 में है। किस में है, स्तर 2 में है, यानी संबंध बता रहा है। किस में है, संबंध बता रहा है, ठीक है। तो यानी कि संबंध बताने वाली बात मैंने कहाँ बताई थी, अनौपचारिक निगमन में, या तो डायरेक्ट संबंध लिख दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन करने के लिए उसने, देखिए यहाँ पर स्तर तो लिखा है ना, लेकिन आपको समझना है कि यह अनौपचारिक निगमन में ही आएगा। ये जो निगमन डायरेक्ट लिखा है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन में आया हुआ है ये, तो औपचारिक निगमन है ये, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। एक बच्चा वर्ग और आयत दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा है। एक जगह आपको याद होगा कि अंतर कर लेता था, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। दोनों को क्या कर रहा है, एक ही श्रेणी में निर्धारित कर दे रहा है। तो ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार जो छात्र है किस चरण में है, क्या अभिगृहित चरण में है, तो ये तो बिल्कुल होना ही नहीं। विश्लेषण, निगमन, दृश्यीकरण, तो अब बताना है आपको किस में है, तो आप समझ चुके होंगे किस में आएगा, दृश्यीकरण में आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। एक बच्चा 5वीं कक्षा का एक छात्र है जो द्विमीय आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर, देखिए यहाँ पर गुणों की बात की गई है, गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। जो छात्रा होती है उनको गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर रही है। तो ज्यामितीय विकास वेन हीले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर, क्या विश्लेषण में है, स्वयं सिद्ध में है, पहचान में है, कि निगमन में है। तो यहाँ पर क्या कर रही है, देखिए वर्गीकरण कर पाती है, तो यह किस में आएगा, विश्लेषण में आएगा। किस में आएगा, विश्लेषण में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। निम्नलिखित में से कौन वेन हीले सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय समझ के विकास व सही क्रम को प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो सबसे पहले मैंने स्तर और लेवल बताए थे उनके आधार पर बताना है। सबसे पहले क्या था, विजुअलाइजेशन, पहचान करना था, तो आपको केवल इसी 2 में दिख रहा है, तो इन्हीं दोनों में से एक सही होगा। दूसरे में क्या था, बच्चा संबंध बनाना शुरू कर देता था, तो क्या करता था, संबंध बनाना शुरू कर देता था कि विश्लेषण करना शुरू कर देता था। तो क्या करता था
तो विश्लेषण करता था। क्या करता था? विश्लेषण करता था। उसके बाद उस विश्लेषण से क्या संबंध बनाना शुरू करता था, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। या आप इस टॉपिक का आखिरी, इसके बाद हम क्या करेंगे, मैथ का एक टॉपिक देखेंगे पूरा, वो आपको आखिरी में पता चलेगा। चलिए, वेन हीले ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की दिखावट अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वह है विश्लेषण, औपचारिक, अनौपचारिक या मानसिक चित्रण या चाक्षुषीकरण में। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको। बोला है कि आकृति को दिखावट के अनुसार वर्णित और क्या कर लेता है, वर्गीकृत कर लेता है। जब वर्गीकृत और वर्गीकरण आ जाता है तो ये किस में आ जाता है, विश्लेषण में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आपका आज का टॉपिक देख लेते हैं। मैंने डिविजिबिलिटी रूल को लिया है। यह एक जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर किसी क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल एक पॉइंट के, जैसे एक क्वेश्चन के सब पॉइंट में डाल देता है। यह जो अंक है, संख्या है, यह 2 से 4 से 6 से विभाज्य है, तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा, आप तुरंत उसको भाग करने लगते हैं। अगर बड़ी संख्या होगी तो आप कैसे करेंगे। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 डैश, यहाँ पर छोड़ देगा, यहाँ पर कुछ अंक दे देगा, बोलेगा कि 3 से विभाजित होने के लिए यहाँ पर क्या आएगा, तब तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप इन डिविजिबिलिटी रूल से निकाल सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें वीडियो समाप्त होने के बाद। चलिए सबसे पहले 2 के डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं। जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है, जो संख्या का जो अंतिम अंक होता है, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है, अगर वह 2 से, देखिए इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, देखिए ये दोनों 2 से, ये तीनों 2 से विभाजित है। अगर ये संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरा अंक किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। यह बोलता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 3 के डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार जो संख्या के अंकों का जो योग होता है, अगर तीनों जो भी संख्याएं के जितने भी अंक होंगे उनको आपस में जोड़ देते हैं, उन अंकों का जो योग होगा वो 3 से विभाजित हो जाता है, तो वह पूरी की पूरी अंक 3 से विभाजित होगी। जैसे 12 ले लीजिए, 12 में 1 + 2 को जोड़ेंगे तो 3 आता है, 3 को 3 से भाग करेंगे चला जाएगा। अब चलिए 72 ले लीजिए, 7 में और 2 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से विभाजित हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। जैसे 4 1 और 5, देखिए 4 1 और 4 2 6, ये भी हो जा रहा है। ऐसे कोई ले लीजिए कि 7 71 ले लीजिए, 71 को अब जोड़ना है, 7 + 1 करेंगे 8, 8 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए आप समझ चुके होंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, किसी भी संख्या का जो अंतिम, देखिए जो 2, जैसे 2 है, 2 का मल्टीपल 4 होता है, जहाँ 1 अंक था यहाँ पर क्या होगा 2 अंक होगा, 8 में क्या हो जाएगा 3 अंक हो जाएगा। तो जो संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी की पूरी अंक से क्या होगा, 4 से विभाजित हो। जैसे 412 का अंतिम में क्या है 12 है, ये 4 से विभाजित है। 636 में अंतिम 2 36 से 4 से विभाजित है, तो पूरी की पूरी 4 से डिविजिबल होगा। चलिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, इकाई अंक यानी कि पहला अंक राइट साइड से, अगर 0 है वहाँ पर या 5 है तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। आपको देखना है तो देख लीजिए। जैसे 50 है, 50 में क्या है, लास्ट में 0 है। 55 में देखिए लास्ट में क्या है 5 है। 105 में 5 है। 1050 में क्या है 5, 1005 को डिवाइड कर लीजिए, 5 दूना के 10, 5 एकम 5 और 0, 210 बार में कट रहा है ना, तो ये है। चलिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल का मल्टीपल किसका होता है, 6 2 और 3 का होता है। यानी कि जो अंक 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वो पूरी संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 12 ले लेते हैं। 12 का 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जो इकाई अंक पे 2 होगा वो ये, यानी कि 2 कट रहा है। 3 क्या कहता है, इन अंकों का योग 2 और 1 3 से डिवाइड हो जाए, 3/2 और 1 कितना आता है 3, 3 को 3 से विभाजित होता है, यानी कि 12 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी 12 6 से भी विभाजित होगा। यानी आप समझ चुके होंगे। 7 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, जो लास्ट के डिजिट को हम दुगुना कर दें। जैसे कि आप 203 ले लीजिए, लास्ट के डिजिट को बोला है दुगुना यानी 6 कर लीजिए, और बाद में जो बचे 2 अंक है यानी कि 20 बचा हुआ है, इसको घटा दीजिए। 20 में से 6 घटा देंगे तो आएगा 14। अगर ये जो बचा अंक है जो ये 14 है, अगर यह 7 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या जो 203 थी यह 7 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो 7 दूना के 14 यानी कि पूरी की पूरी 203 7 से विभाजित हो जाएगी। आप चाहिए तो इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 दूना के 14, 6 बच्चा 7 9 63, यानी कि यह डिवाइड हो रहा है। तो चलिए अब 8 का विभाजिता का नियम क्या होता है। जब देखिए जैसे 2 था, जैसे 4 था, वैसे 8 है। अब इसमें क्या, जैसे 2 में 1 अंक था, 4 में
में लास्ट के 2 अंक थे, 8 में लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरी के पूरी जितने भी अंक होंगे वो 8 से डिवाइड होंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता था कि उनके अंकों को आपस में जोड़ लीजिए, अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है, पूरा का पूरा अंक 3 से विभाजित होगा। वही 9 में 9 के सभी अंकों का योग आपस में 9 से डिवाइड हो जाता है, तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 9 से। 11 का जो विभाजिता का जो नियम क्या कहता है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है 11 का। जब भी आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसमें 11, 3, 5 के तो नहीं देंगे क्योंकि सबको पता है, तो 11 के हो गए, 7 के हो गए, 3 के हो गए, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट एक और बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले लेते हैं। तो यानी कि सबसे पहले विषम के साथ, 1, 3 के साथ 5 को चाहिए, 5 के बाद 7 पे जाएंगे ना, 5 के बाद 7 पे जाएंगे, तो इनको आपस में जोड़ लीजिए, जो भी ऑड नंबर है इनको आपस में जोड़ लीजिए, इसको लिख लीजिए। मान लीजिए कुछ भी वहाँ पर था, मान लीजिए 10, मान लीजिए 11 आया, और फिर 2, 4 यानी सम पे जाइए, 6 फिर 8 पे जाइए, इनको जोड़िए आपस में। अगर ये भी 11 आते हैं तो 11 से 11 घटेगा तो 0 आएगा, ठीक है। देखिए इवन अब यहाँ देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है, देखिए अगर विषम सम का जो आप घटान करेंगे वो या तो 0 आएगा, या तो वो जो अंक आएगा वो 11 से डिविजिबल होता है। अगर 0 आ जाता है तो भी वह पूरी की पूरी जो संख्या होगी 11 से डिविजिबल होगी। अगर वह 11 से जो अंक आता है 11 से डिविजिबल है तो भी वह पूरी की पूरी अंक जो है 11 से डिविजिबल होगी। जैसे कि 5, 8, 2, 4, 5 है, 1 के साथ 3 को जाइए, 3 के साथ 5 को जाइए, 5, 2, 7, 7, 5, 12, और 8 और 4, 12। देखिए 12 माइनस 12 करेंगे 0, यानी कि ये पूरा का पूरा अंक 11 से डिविजिबल होगा। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप YT टीचर्स अकेडमी से पहली बार जुड़ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। आपको सीटेट एग्ज़ाम पास कराने की हमारी गारंटी है, मैथ में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की गारंटी है। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।